नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या अतीक अहमद के जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिल पाएगी? क्या उनके बच पाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं? क्या एक बिसात बिछा ली गई है जिसके आधार पर आगे जाकर ये लोग आसानी से छूट पाएं? क्या कैमरे में हत्या करने के बावजूद इन हत्यारों के पीछे कौन लोग हैं उनका नाम कभी पता नहीं लग पाएगा? आज हम इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं और इन प्रश्नों के खड़े होने के पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, पहले से बातचीत हो चुकी है कि किस तरह से अतीक अहमद की हत्या के लिए माहौल तैयार किया गया। अगर अतीक अहमद को जब उस वैन से निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है हेल्थ चेकअप के लिए, तो उस दौरान भी जो पुलिस की फॉर्मेशन है, अगर आप वो देखें, अतीक अहमद, उनका भाई और उसकी तरह से साइड में लाइन लगा के पुलिस वाले चल रहे हैं, जबकि उसको घेर के चलना चाहिए। कुछ पुलिस वाले आगे रहने चाहिए, कुछ पीछे रहना चाहिए। उसको एकदम आगे से वल्नरेबल रखा गया था। और उसके साथ साथ मीडिया भी चारों दिशाओं से, अगर पुलिस के बीच में घिरे होते, कोई माइक घुसा देता तो समझ में आता था। वो पूरा एक अलग तरह का एक फॉर्मेशन था। वो किस वजह से हुआ, क्या हुआ, एक अलग मसला है। उसको पुलिस के एक्सपर्ट ज़्यादा समझेंगे, सुरक्षा के विशेषज्ञ ज़्यादा समझेंगे। लेकिन जो चीज़ें बन रही हैं, जो हालात बन रहा है, उसके आधार पर जो अतीक अहमद की हत्या करने वाले जो तीनों नौजवान हैं, उनके छूट जाने की संभावना अभी से दिखनी शुरू हो गई। अभी से हालात बनते जा रहे हैं। मैं आपको शुरुआत से कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर मुझे 3 दिन बाद किसी जांच को फेस करना है तो पुलिस का सच निकलवाने का किसी भी जांच एजेंसी का एक तय तरीका होता है। वही सवाल अलग अलग बिठाकर 3-4 लोगों से पूछे जाते हैं और उन सवालों में जहां पर मेल नहीं होता, वहां से संदेह खड़ा होता है कि झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। उसके आधार पर आगे बातचीत होती है, यानी अलग अलग पूछताछ की जाती है। और आपको ये मौका नहीं मिल पाता कि आप एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकें कि भैया क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लेकिन अगर आपको 2-3 दिन के लिए एक साथ पूछताछ शुरू होने से पहले, रिमांड से पहले जेल में रख दिया जाए। भारत की जेलों की हकीकत यह है कि अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद था और वहाँ से फ़ोन पे प्रॉपर्टी डीलर से, इससे उससे बातें किया करता था। व्हाट्सएप पे बोलता था इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे, सबका हिसाब किया जाएगा। तो ये जेलों की स्थिति है। और ऐसी जेलों की स्थिति के बीच में ये जो तीनों लड़के हैं, इनको रख दिया गया। जाहिर बात है, ये तीनों लोग आपस में मंत्रणा कर सकते हैं, वकील से सलाह ले सकते हैं और ये पूरी तैयारी कर सकते हैं कि जब हमको रिमांड पे दिया जाएगा तो हमको क्या बोलना है। यानी पुलिस रिमांड पे अगर कोई अधिकारी ऐसा आ भी जाता है जो उतारू हो जाए सच उगलवाने पे, तब भी आपके पास पहले से तैयार है, एक वेल कोऑर्डिनेटेड बयान तैयार है। मैं ये बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा। और इसकी झलक दिखती है इस एक छोटी सी जानकारी से, जो छोटी नहीं बड़ी जानकारी है। जो एक टर्की की पिस्टल मिलती है, गिरसान 9mm की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है। इसके अलावा जिग्ना, वो भी टर्की की है। इनके बारे में चर्चा है कि ये इतनी बड़ी इतनी सोफिस्टिकेटेड पिस्टल जो हिंदुस्तान में प्रतिबंधित हैं, वो इन अपराधियों के पास कहाँ से आई। ये सवाल चल रहा था। जब 2-3 दिन के लिए उनको जेल में रखा जाता है, इस बीच में जितने सवाल उठने हैं उठ जाते हैं। मीडिया उठाए, मीडिया पे एक्सपर्ट उठाएं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उठाएं और बड़े आराम से आप लिस्ट बना सकते हैं कि भाई साहब ये सवाल जो हैं
ये तो जांच में पक्का आएंगे, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव समझें एक साथ अपने विचार सामने रख रही होती हैं। तो आपको पता है कि भैया मुझसे ये पूछा जाने वाला, उसमें से एक सवाल था क्या कि ये गन इतनी सोफिस्टिकेटेड इनके पास कहाँ से आई, पहला। दूसरा सवाल था कि ये तीनों लोग अलग अलग जगहों पर आए थे, अलग अलग जगहों से आए थे, और इनके बीच में वो कौन सी कोऑर्डिनेटिंग फोर्स थी जो इन तीनों को एक साथ एक जगह लेके आती है। तो अब आपको पता है कि पूछताछ होगी तो ये पता करने की पुलिस करेगी कोशिश, और आपको ये भी पता है कि ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारे पीछे किसका हाथ है। हो सकता है उसके बाद हम ही मारे जाएं या हमारी कोई हत्या करा दे, क्योंकि बाकायदा अशरफ एक बयान दे चुका है कि एक आईएएस अधिकारी ने, एक आईपीएस अधिकारी ने उसको धमकी दी थी कि 2 हफ्ते में तुम निपटा दिए जाओगे। ये मायने रखता है, और वो कह रहा है कि वो कौन अधिकारी है, मैं चिट्ठी लिख के लिफाफे में भेज चुका हूँ। अभी उस लिफाफे का पता नहीं चल रहा, अलग बात है। लेकिन इन लोगों के पास में ये हथियार कहाँ से आए इसका जवाब तैयार कर लिया गया है, और जो जवाब आया है वो ये बता रहा है कि उनके पास में ऐसे आदमी से ये हथियार आए थे जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, यानी जिसने हमको हथियार दिए थे उसकी मौत हो चुकी है, और चूंकि उसकी मौत हो चुकी है इसलिए इन हथियारों की ट्रेल पे आपको जाना ही नहीं है। हथियार सप्लाई करने वाले का नाम जितेंद्र गोगी बताया जा रहा है, गैंगस्टर था। आपको याद होगा अभी 2 साल पहले की बात है, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कुछ लोग वकीलों की ड्रेस में घुसते हैं और उन्होंने कोर्ट नंबर 207 के अंदर घुस के एक गैंगस्टर की हत्या कर दी थी। तब भी वो अभिरक्षा में था और उसको शूट करने वाले लोग वकील के कपड़े पहन के गए थे, पेशी पर ले जाया गया था उसको, और जिस आदमी की हत्या हुई थी उसका नाम जितेंद्र गोगी था। ये खबर तो सबको पता है कि जितेंद्र गोगी दुनिया में नहीं है। अगर मैं जितेंद्र गोगी का नाम लिखवा देता हूं, अपराध की दुनिया के लोग तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर बात खत्म हो जाएगी और कोई फिर ये सवाल नहीं पूछेगा कि पिस्टल कहाँ से आई थी। यानी बड़े आसानी से ये पिस्टल कहाँ से आई इसका सवाल, इसकी जांच, और जो चेन दर चेन जांच होनी है, कड़ी दर कड़ी जांच होनी है, एक से दूसरे आदमी का पता चलना है, वो खत्म हो जाती है। जेल में मिले थे उसने हमको हथियार ये मुहैया कराए थे। भाई इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार उसने आपको क्यों मुहैया कराए थे? क्या आपने कभी उसके लिए काम किया, क्या नहीं किया? आप सोचिए, जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी तो हत्यारे वकील बनने की ट्रेनिंग लेकर आए थे। तो जो 2 शूटर थे जिन्होंने गोली चलाई, अब आप अंदाज़ा लगाइए क्राइम की दुनिया के बीच में क्या क्या होता है। और ये तीनों लड़के जिनके बारे में ये बाकायदा आ रहा है कि सब लोग एक्सपर्ट हैरान हैं कि जिस दक्षता के साथ वो पिस्टल चला रहे हैं, वो एक्सपर्टीज ट्रेनिंग के बगैर आ ही नहीं सकती। पुलिस के लेवल की ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। ज़्यादातर पुलिस वाले यूपी के वैसे गोली नहीं चला पाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये बताती है कि एक तैयारी हो गई, क्या बयान देना है हथियार वाला। दूसरी तैयारी, एक लड़का है अरुण, कासगंज का रहने वाला है, इस पूरे कांड में शामिल है, और अब उसके बचाव में भी एक तर्क तैयार, और कहा जा रहा है कि वो लड़का नाबालिग है। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अरुण का, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसके परिवार से राशन कार्ड निकाला, मीडिया कौन कौन से काम करता है, और उसका जन्म 1 जनवरी 2006 को दिखाया गया है। इसके हिसाब से वो 17 साल 3 महीने 18 दिन का है, यानी नाबालिग है। हत्या का मुकदमा, उम्र कैद वगैरह तो भूल ही जाइए। अब ये जो है उसके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि उसके चाचा से बात की है लोगों ने, अरुण मौर्य नाम है उनका, सुनील मौर्य नाम है उनका, उनसे बात की तो वो ये कह रहे हैं कि साहब लड़का तो हमारा ऐसा नहीं था, किसी ने भटका दिया होगा, लेकिन 18 साल का है। लेकिन अब इतना खौफ है कि जो लोग ये जानते हैं कि ये कितने साल का है वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये जो आदमी है ये 3 नहीं है, इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं। तो एक वकील साहब सारी चीज़ें जानते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरा नाम मत छापना, क्योंकि वकीलों को बड़ा खतरा होता है। आप देख चुके होंगे प्रयागराज में राजू पाल मर्डर केस में, वो आपने उमेश पाल मर्डर केस में देखा, उसके बाद में एक वो अतीक के वकील साहब के घर बम फोड़ दिया। तो क्यों पंगा लेना? तो वकील साहब ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है, और उनका कहना है कि पिछले साल फरवरी में
और उनको हरियाणा पुलिस ने, लेकिन पानीपत के सेक्टर 29 के इंडस्ट्रियल एरिया में यही आदमी, वहाँ पर एक FIR है इसके खिलाफ, उसमें 1992 में पैदा हुआ बताया गया, जिसके हिसाब से ये 31 साल का है। ये तो सारे के सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये एक पॉइंट है जो आपको बताता है कि किस तरह से अपराधियों के पास में बचने का एक प्लान तैयार है। और ये जो बीच में उनको 2-3 दिन मिले थे, इस बीच में उन्होंने अच्छी तरह से ये तैयारी की है कि जांच में क्या बयान देना है जिससे बचा जा सके और जिससे आपस में हमारे बयान मेल खाएं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। इसके बाद की चीज़ पर आते हैं। इसके बाद की जो चीज़ है वो ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरी जगहों पे एक वातावरण बनाया जा रहा है। उस वातावरण में आपको ऐसा प्रतीत होगा, ये हत्यारे और अपराधी ना होकर कोई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हों, इस तरह से इनका ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। बड़े स्तर पे सोशल मीडिया पे एक पूरी आइडियोलॉजी के लोग, मेन स्ट्रीम चैनल पे उस आइडियोलॉजी के लोग तर्क दे रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या नहीं हुई है, उसका वध हुआ है। वध कौन करता है? वध राक्षसों का होता है। कौन करता है? भगवान करते हैं। यानी जो मारे वो महान आदमी है। इन तीनों लड़कों की आरती उतारो, रथ यात्रा निकालो और इनको हाथी पे बिठा के 26 जनवरी को निकालो, लाल ब्लेजर पहना के। बहुत बहादुरी का काम किया है। लगातार ये चल रहा है, पूरे मीडिया पे चल रहा है। और इसके पीछे एक वजह, अच्छा इसके साथ साथ एक चीज़ और भी चल रही है कि इन्होंने उसका वध किया है, उसको मार दिया है। वो बहुत बुरा आदमी था, और वो कितना बुरा आदमी था इसको लेकर सारी की सारी पुरानी पुरानी कहानियाँ निकाल के मीडिया एक तस्वीर बनाने की तैयारी कर रहा है। वो ऐसा था, वो वैसा था, वो फला था, ढिमका था, उसने इसकी ज़मीन हथिया ली थी, उसने उसका प्लॉट हथिया लिया था, उसने उसको गोली मार दी थी। इन बातों का जिक्र जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, जबकि 3 लोग उसकी हत्या कर चुके हैं, अगर आप अतीक अहमद के ऊपर मुकदमा चल रहा होता और तब आप ये निकाल के लाते कि अतीक इतना ये है वो है और वकील ये दलील दे रहे हैं, तो बात दूसरी होती। तब आप अतीक के खिलाफ अदालत में एक संदेह, समाज में वातावरण बना रहे होते। अब आप जो समाज में वातावरण बना रहे हैं, अतीक की इन बातों का पूरा एक चित्रण करके उसका एक सबसे अहम प्रभाव यह भी है कि आप अतीक की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर कोर्ट से कोई फांसी होती अतीक की, उसको आप जस्टिफाई करते तो समझ में आता था, लेकिन जब इन लोगों ने हत्या की है तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी ये भी एक बचाने की कोशिश का हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि वो जो नौजवान जिन्होंने हत्या की है, जो हत्यारे हैं, उनको सीधा सीधा इससे लाभ मिलने वाला है। अब इस सारी चीज़ों के बीच में राजनीति शुरू हो गई है। अतीक अहमद के पुराने भाषण निकाले जा रहे हैं। उसने जिसकी तारीफ़ कर दी उसको, इमरान प्रतापगढ़ी की तो शामत आ रखी है, पूरे दिन से लगे हुए हैं लोग। और इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर भी सवाल उठता है कि भाई अतीक जैसे गैंगस्टर का इतना महिमा मंडन क्यों कर रहे थे आप, क्यों आरती उतार रहे थे। लेकिन एक चीज़ और भी आई है इस बीच में, वो भी रोचक जानकारी है अतीक अहमद के मामले में। खैर भटक जाएगा। बहरहाल हर तरफ से ऐसा वातावरण दिख रहा है कि अभी से एक ग्राउंड तैयार कर लिया गया है, जिसके ज़रिए समाज के मन में इतनी दुर्दांत पुलिस कस्टडी में पुलिस की कानून व्यवस्था को अंगूठा दिखाते हुए, पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठेंगे पे रखते हुए 2 कैदियों की सरेआम हत्या करने वाले लोग जो हैं, उनके प्रति सहानुभूति पैदा कर ली जाए। अच्छा किया, ये दुष्ट दलन है, ये दुष्ट संघारक हैं, ये महान आत्मा है, ये परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है। और ये परसेप्शन आप माने या ना माने, कैदियों को छूटने में मदद करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आप इसको ना माने तो। सलमान खान को जब काला हिरण जब केस में सलमान खान की लगातार पेशी हो रही थी और उनका अनिश्चय बना हुआ था, सजा होगी या छूटेंगे, तो हर तारीख से पहले उनका बीइंग ह्यूमन एनजीओ है, ये महान काम करते हैं, ऐसे समाज सेवी हैं, इनका कैरेक्टर ऐसा, ये अच्छे आदमी हैं,
ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कोर्ट के सामने आप कह सकते हैं कि भाई, और कोर्ट के जजेस जो बैठे हुए वो भी इंसान हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि प्रभावित ना हो, लेकिन वातावरण का असर पड़ता है, सबके ऊपर पड़ता है। वो रोज़ वो भी सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे, रोज़ वो भी टीवी देखते होंगे, वो भी अखबार पढ़ते होंगे। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि अभी से एक माहौल बनना शुरू हो गया है जिसके अंदर इन लोगों को बचाया जा सकता है, जिसके अंदर लगता है कि ये काफ़ी हद तक अपनी सज़ा को कम करवाने में कामयाब हो सकते हैं। इनके ऊपर किसी तरह का कोई एनकाउंटर होगा, इसको लेकर आप 1 लाख लोगों का सर्वे कर लें, एक आदमी भी हानि करेगा। तो जो भी स्थिति है वो आपके सामने, और इस पूरे हालात के बीच में हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि जिस तरह से पूरा माहौल बनाया जा रहा है इनको बचाने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, तो हत्या जो हुई है उसको लोग एक तबका, एक पार्टी, एक ग्रुप सही मान रहा है, हत्या के समर्थन में है, हत्या के पीछे है। और इसी कारण से वो एक मौलाना साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो कह दिया कि योगी जी के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि योगी जी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। योगी जी के हाथ में पुलिस है, योगी जी की कस्टडी में वो थे, और योगी जी की कस्टडी में रहते हुए वो मिट्टी में मिलाए गए। इसका मतलब उन्होंने हत्या करने का जो इरादा जाहिर किया था वो हत्या को अंजाम दिया। तो परिस्थितियां देखते हुए लग रहा है कि मोदी जी ने मरवाया, वो योगी जी ने मरवाया, ये कह रहे हैं वो मौलाना साहब। मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने शाइस्ता को लेकर, जो अतीक की पत्नी है, उनको लेकर भी एक बात कही है। कहा है कि उनके पति की मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद एक इद्दत की अवधि होती है, खास अवधि होती है जिसमें एक महिला को स्ट्रिक्ट पर्दे में रहना होता है, किसी पुरुष की छाया भी उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो उनका कहना यह है कि जब तक इद्दत का समय है उनको गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि आप उनको अगर कहीं पता भी चल जाता तो उनको घर में नजरबंद कर दिया जाए, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं के खिलाफ होगा। ये भी ये मौलाना साहब कह रहे हैं। लेकिन जो भी है, एक राजनीति, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सब के बीच में ये जो हत्यारे हैं इनको सज़ा मिलने की संभावना क्षीण होती जा रही है। इन हत्यारों को सज़ा क्यों मिलनी चाहिए, इसको आप एक समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये भविष्य के बहुत सारे अतीक अहमद की तरह हैं। आज अगर ये सज़ा नहीं पाते हैं, आसानी से छूट जाते हैं, तो आने वाले समय में ये समाज पे जिस तरह का जुल्म उठाएंगे ना, उसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। जो भगत सिंह राजगुरु समझ रहे हैं ना इनको, उस सबसे पहले उनको ही समझ में आएगा ये सब मामला। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।